नमस्कार, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं फिर से अपने इस वीडियो सीरीज़ में, जहां पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आए हुए हैं और अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन हैं। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। डिटेल लेक्चर तो हमने अपने अलग से, अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले आपके फोल्डर में सब कुछ मिल जाएगा आपको टॉपिक वाइज। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी जस्ट इसके पहले वाला अगर आप वीडियो देखोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करके दिया हुआ है और शायद वो कलम चली हुई आपको दिख भी रही है आपकी स्क्रीन पे। अभी इस लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और समय रहते हुए हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा है, एक बार आप देख लीजिए। d2y/dx² + 2dy/dx + y e⁻x x + 2 ये क्वेश्चन है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। साथ ही साथ कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को भी हम लोग सॉल्व कर पाएँ, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। और मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि हम लोग अभी पीछे वाले वीडियो में सॉल्व भी किए हैं, बट इसको आप ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा ऑकवर्ड टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी कोशिश करेंगे। तो यानी मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग को इसी एक छोटे से वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो कुछ जगह अगर ज़रूरत होगी तो हिंट देके आगे बढ़ जाएंगे और अदरवाइज़ हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आप देख पा रहे हैं, इसके लिए बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालना है। पढ़ने का एक तरीका भी होता है प्रॉब्लम को, और वो आपको उस क्वेश्चन को आसान कर देता है, आपके पढ़ने का तरीका ही। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना है जो रिप्रेजेंट करता हो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन कैसा, जो पास करता हो ओरिजिन से। तो स्ट्रेट लाइन तो हमें पता है y = mx + c, लेकिन ओरिजिन से जब जाएगा तो c 0 हो जाएगा। तो y = mx, इससे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो y = mx से। ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग भागते हुए आ जाएं कहाँ पे, y = mx से हम कैसे, ये सोल्यूशन जो कि मेरे पिछले वाले लेक्चर के थे वो भी आज ही बिल्कुल अपने चैनल पे हमने अपलोड किया है। अगर आप जाएंगे तो इस पूरे सोल्यूशन का लुत्फ़ उठा पाएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो लिए थे वो क्वेश्चन नंबर 3 था शायद, तो 3 को ज़रा देखते हैं। हमें एक चीज़ तो पता चला, एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करता है उसका इक्वेशन y = mx होता है। c इसमें क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एक बार तो dy/dx होगा और वो हो जाएगा m, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है। अब m की वैल्यू हम लोग चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं क्या है, y/x है। तो कुल मिला के हमें dy/dx की वैल्यू जो मिल जा रही है वो मिल जा रही है m की जगह y/x रख देते हैं यहाँ पे। ये तो आपका यही क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा और इसको सजा सकता हूँ तो वो आपके ऊपर है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर सही है। ये आपका सोल्यूशन हो गया पहले क्वेश्चन का। ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। हम फिर से एक बार आपको यहाँ पे लिख दें कि वो क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो क्वेश्चन नंबर होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बात किया था, क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर 5 की भी बात किया था, 16 की भी बात किया है, 17 की भी बात किया है, 19 की बात किया है, 24 बिल्कुल मिलता जुलता है जो कि डिस्कस किया है, 21। ये इतने क्वेश्चंस हैं और जिसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थर्ड वाला ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा हम लोग देखते हैं कि क्या इसे आराम से सॉल्व किया जा सकता है या नहीं। ये पूरा सेट जो है क्वेश्चन का वो इस पर आप बिल्कुल पॉज करके आराम से या स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने पास रख लीजिए, तो बार बार स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कहता है कि भाई साहब एक ऐसी क्राइटेरिया आप वहाँ पे मेंशन करो जिससे कि कोई भी सोल्यूशन जो होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ये होमोजिनिटी और ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी अजीब सी लग रही है मेरे को। क्राइटेरियन जो मेंशन करनी है यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन के लिए करनी है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन के लिए अब वो ऑर्डर जो होता है वो एक अलग चीज़ होता है। ऑर्डर आपको बताता है कि कितने सोल्यूशन मिलेंगे। अगर सेकंड ऑर्डर का है तो 2 सोल्यूशन मिलेंगे, थर्ड ऑर्डर का है तो 3 सोल्यूशन मिलेंगे, nth ऑर्डर का है तो n सोल्यूशन मिलेंगे। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आएंगे तो देखो एक साहब थे, उनका नाम बड़ा प्यारा सा था, रॉस्कियन। जैसे अपने यहाँ पप्पू, मुन्ना और गप्पू नाम रखा जाता है, वैसे ही
भाई साहब ये मैथमेटिशियन विदेशी थे, इनका नाम इनके माता पिता ने प्यार से रॉस्किन बुलाया। तो रॉस्किन साहब का ये कहना था कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 सॉल्यूशन है, यानी इसका ऑर्डर 2 होगा। अगर 4 सॉल्यूशन है तो उस तरीके से आप देख सकते हैं, n ऑर्डर का है तो वहाँ पे n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो अगर 2 सॉल्यूशन है तो उसका रॉस्किन का पहला अल्फ़ाबेट W है। रॉस्किन अगर निकालना है तो आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए और उसमें फर्स्ट रो में तो आप सॉल्यूशन लिख दीजिए, सेकंड रो में उसको एक बार डिफरेंशिएट करके लिख दीजिए और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन है y1 y2 ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया लीनियरली इंडिपेंडेंट का केस, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होगा, सेकंड वाला। अगर रॉस्किन की वैल्यू 0 नहीं होती है तो हमारे सोल्यूशंस जो होंगे वो क्या होंगे, अब 2 सोल्यूशन हो, 4 सोल्यूशन हो या n सोल्यूशन हो, सब क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और अब जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्क्रॉल करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कह रहा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, y dx है और -2x dy है। y dx है -2x dy है। ये एक फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें दिखाना है। ठीक है ना, फैमिली ऑफ पैराबोला को ये रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था y dx, हम यहाँ पे लिख लेते हैं y dx था और -2x dy इजकल टू 0 था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर इसको आप करोगे, इसको सॉल्व करने के तमाम तरीके हैं। आप चाहो तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स कर सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस करते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। तो हम लोग थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं और ये कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। आप चाहो तो x को x की तरफ ले आओ और y को y की तरफ ले जाओ, तो ये dx बाई x की तरह देखने में हो जाएगा और ये साहब 2 dy बाई y की तरह हो जाएंगे। अब आप इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड में तो ये हो जाएगा log x और यहाँ पे हो जाएगा 2 log y हो गया। तो हमें यहाँ पे जो मिल रहा है log x और 2 log y हो गया। तो log x की वैल्यू अगर हम लॉगरिथम के डिफिनीशन से देखेंगे तो log y स्क्वायर हो जाएगा और कुल मिला के log को सॉल्व करोगे फर्दर तो ये आपका x इजिकल टू वाई स्क्वायर आ गया। और x इजिकल टू वाई स्क्वायर जो होता है एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये क्या होगा आपका, ये एक पैराबोला को बताएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे ही इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यूज कर लो log c1, log के ही टर्म में। तो ये log c1 आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे प्लस कर दिया। तो थोड़ा सा इसको और हम क्लियरली लिखते हैं, log c1 x कर दें और इसको log y स्क्वायर कर दें। तो मेरा सोल्यूशन जो होगा सब कुछ तो ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा इसको हम लोग सही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर इजकल टू c1 x आ जाएगा। अब आप इसको c1 करें या cx करें वो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो कुल मिला के ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही क्वेश्चन में कहा गया था। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है। हम लोग 5वां क्वेश्चन भी आराम से कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 को थोड़ा सा जाके देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखिएगा तो 16 बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा था कुछ। बिल्कुल यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है और साथ ही साथ अगर इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिएगा 2dy बाई डी एक्स है प्लस वाई है पावर माइनस एक्स है अपॉन एक्स प्लस 2 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार नोट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस हो जा रहे हैं आराम से, हम लोग को बहुत दिक्कत नहीं हो रहा है, देखने में बड़ा पिकुलियर टाइप के क्वेश्चंस लग रहे हैं। लेकिन अगर आप सॉल्व करने बैठ रहे हो और पूरी मनसा के साथ और पूरी शिद्दत के साथ, तो पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार है। 16 में जो क्वेश्चन था वो डी स्क्वायर प्लस 2d, अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सही तरीके से, y था और राइट हैंड साइड में पावर माइनस एक्स है और अपॉन एक्स प्लस 2 है। दोस्तों ये मेरा चैनल का नाम है maths@अभिषेक। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर एक बार क्लिक करें जहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, लगातार वीडियो अपलोड होते रहेंगे। मेरे पुराने भी वीडियो हैं, आप जाके वहाँ पे देखिए, आप एंजॉय करेंगे, आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो आप उसका भी लुत्फ़ उठाइए और ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपना बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर कमेंट आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए आपको, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा सा इंकरेज होगा कुछ करने के लिए, आप मोटिवेट करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग को ये दिख रहा है कि भाई साहब एक चीज़ जो हमें फ्री में मिलती है वो है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में अगर आप जाके देखोगे प्लेलिस्ट में तो बहुत शानदार तरीके से बताया गया है कैसे CF निकालते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे m+1 का होल स्क्वायर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो m की 2 वैल्यू दे रहा है -1 रिपीटेड रूट्स जो होते हैं ना, वो रिपीटेड रूट्स ये बताते हैं कि एक तो आपका c1 c2 x होगा और दूसरा e⁻x होगा। दोनों के दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट CF में ही आ जाते हैं। बात आगे ठंडी है
पी आई पे, और पी आई जो है वो अगर आप लिखना चाहो तो d+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। फंक्शन बड़ा अजीबोगरीब है, x+2 के फॉर्म में है। तो अगर आप देखोगे मेरे लेक्चर को पुराने, तो उसमें हमने पी आई निकालना बताया था, और पी आई का एक केस था, केस नंबर 4, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि भाई साहब जब भी आपके पास e⁻ax_b के फॉर्म में आता है, इवन जो आज का एक इसके पहले वाला वीडियो हमने अपलोड किया है, आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो उसमें भी ये केस डिस्कस किया है कि जब ऐसा होता है और e⁻ax को आप एसोसिएट करते हो किसी और फंक्शन ऑफ x के साथ, जो कि v से हमने यहाँ पे डिनोट किया है, तो e⁻ax को हम बाहर बुला लेते हैं। तो यहाँ पे e⁻ax दिख रहा है आपको, और 1 जो ये x+2 दिख रहा है, ये v है आपका। तो हम क्यों नहीं इसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करें और देखें क्या होता है। तो 1/d-1 + 1 का होल स्क्वायर ये आ रहा है आपका। लेकिन ये कब आएगा, ये तब आएगा जब आप e⁻x को यहाँ पे लिख देते हैं बाहर, और यहाँ पे आप बच जाएंगे x+2 के साथ। कितने आराम से, अगर आपने थोड़े से भी केसेस को डिस्कस कर लिया है अपने लिए खुद से, तो चीज़ें बड़ी आपको आसान होती हुई नज़र आएंगी। तो इसलिए आप ज़रूर पीछे के वीडियोज़ को देखिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे तो मान के चल रहे हैं कि जो भी व्यूअर्स हैं वो पीछे के सारे वीडियोज़ को कवर करते हुए आए हैं। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, 2 बार ही मेरे को इंटीग्रेट करना है। e⁻x से एक 1/d को छोड़ें, और एक 1/d मतलब एक बार इंटीग्रेशन इसको जाके करोगे तो -1 x+2 पावर -2 आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो e⁻x है, जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल शायद हम लोग निकालना है यहाँ पे, जी पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट की ज़रूरत भी नहीं है मेरे को। दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो -1 -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/x+2 पावर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिल जा रहा है 2 टाइम्स e⁻x/x+2 का पावर 3। जैसे पीछे के वीडियोज़ में आपने देखा था कि हम लोग लास्ट में ज़रूर CF को PI में ऐड करते हैं। आप ऐड करके यहाँ पे CF भी निकला है, PI भी निकला है, PI यहाँ पे निकला है, CF पहले निकला है, यहाँ कहीं पे दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी हमें यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। 16 होने के बाद अब हम लोग 17, 19 और 21 पे जाने वाले हैं। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बता दें कि 2 के लिए आप क्या कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ऊपर जाके देखोगे तो 2 तो बिल्कुल मेरे को याद सा हो गया है। 2 में लिखा हुआ है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा बनाना है जिसके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको दिए हुए हैं। e⁻x दिया हुआ है, और x e⁻x दिया हुआ है, और x² e⁻x दिया हुआ है। एक बार आप चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 आपके PDF में यहाँ पे लिखा हुआ था ऐसा। तो देखो सबसे पहले तो अगर ये सोल्यूशन है ना, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सोल्यूशन होता है। तो e⁻x लिख लेते हैं, c2x e⁻x लिख लेते हैं, और c3x² e⁻x लिख लेते हैं। अब ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पीछे पढ़ाया होगा, आप देख लेना, वहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है c1 c2 c3 को किस तरह से एलिमिनेट करना, और इसके लिए इसको 3 बारी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। y तो ही है, y' y" और y'। जहाँ आपने ये किया c1 c2 c3 गायब हो जाएगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक कदम चल के आपको दिखा देते हैं। अगर आप y' के लिए जा रहे हो यहाँ पे, तो c1 e⁻x का डिफरेंशिएशन तो c1 e⁻x होता है। c2 को भूल जाइए आप, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस हैं यहाँ पे, पहले को छोड़ा दूसरे को आपने डिफरेंशिएट किया, और प्लस आपने क्या किया, पहले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को छोड़ा, और अब की दफ़ा क्या करना है हम लोग को, पहले को छोड़ दिया और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। तो ऐसे आ गया, और इस तरह से हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे c3 है जो कि एक कांस्टेंट की तरह है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, पहले को डिफरेंशिएट किया 2x हो गया, दूसरे को छोड़ दिया, और c3 पहले को छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया। अब देखिए आप c1 e⁻x कहीं पे आपको दिख रहा है, पीछे जाने पे, बिल्कुल पीछे जाने पे यहाँ पे c1 e⁻x दिख रहा है। तो यहाँ से आप बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, और c1 e⁻x को यहाँ पे लिख दीजिए। तो आप देखोगे y' है, और c1 e⁻x अगर इस टर्म से आप लिखोगे तो y - c2 x e⁻x आपको लिखता हुआ नज़र आएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं है माइनस है ये। फिर से थोड़ा सा डार्कन कर देते हैं इसको, x² e⁻x हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे आप c1 e⁻x को रखे हो, तो बाकी टर्म जो है वो भी आएंगे। वो क्या है, c2 e⁻x आएगा, c2 x e⁻x आएगा, c3 2x e⁻x आएगा, और प्लस c3 x² e⁻x आएगा। जहाँ आप ऐसे लिखोगे तो देखोगे जो c2 x e⁻x है ना, और c2 x e⁻x है, ये कैंसिल होता हुआ नजर आएगा। c3 अपोजिट साइन की वजह से कैंसिल होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के अब मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ गया y प्लस होता हुआ नजर आ रहा है, c2 e⁻x दिख जा रहा है हम लोगों को, और c3 2 टाइम्स में आ रहा है, c3 x
x दिख जा रहा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचे हैं। एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो गया, और दूसरी बार अब करेंगे तो एक और गायब होगा, और तीसरी बार करेंगे तो एक और गायब होगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक होमवर्क हम दे रहे हैं, इसको बैठ के आप करिए और एलिमिनेट करते जाइए हर एक स्टेप पे। देखिएगा आपको ये आंसर दे देगा, और फाइनली आप उसको लेके आप अपने ऊपर प्राउड फील कर सकते हो कि नहीं आपने किया। तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आंसर हम बस लिख दे रहे हैं y ट्रिपल डैश। जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली तो 3y ट्रिपल डैश यहाँ पे हो जाएगा डबल प्राइम जिसको हम लोग कहते हैं, और 3 1 टाइम सिंगल प्राइम आपका हो जाएगा। सिंगल प्राइम का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएशन करना और माइनस दिस। अगर आप सॉल्व करोगे बिल्कुल सही से और पूरी नज़ाकत के साथ एलिमिनेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई है सबको। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन समझते जा रहे हैं। 2 3 4 5 16 हो गया है। 17 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी देर हो गया और पीछे अभी स्क्रॉल करके देखा नहीं। डी स्क्वायर माइनस 2d यहाँ पे दिख रहा है, और साथ ही साथ हमें जो दिख रहा है वो +1 y e पावर x साइन x दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार लिख लेते हैं और फिर उसको देखते हैं कि क्या हमें कम्प्लीटली सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। मेरे व्यूअर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि हम उनको बिल्कुल प्रॉब्लम लेवल से बाहर लाके छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात कर रहे थे। 17 में जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो फिर से हम रिकॉल करते हैं। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 तो दिखा मेरे को y e पावर x साइन x ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 आप करोगे यहाँ पे तो भाई ये तो m माइनस 1 स्क्वायर इजकल टू 0 यानी कि m इजकल टू 1 1 ऐसा आ जाएगा, और आप सॉल्व करोगे तो c1 प्लस c2 x e पावर x होता हुआ नजर आएगा। तो ये तो आपका CF हो गया। अब बात कर लेते हैं PI की। तो PI का फार्मूला तो भाई सब एक ही होता है, d माइनस 1 का स्क्वायर और e पावर x साइन x। जहाँ आप इस तरह से लिखोगे तो आप देखोगे तो ई पावर एक्स को बाहर बुला लेते हैं। ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। जहाँ बाहर बुलाओगे आप तो ये साहब हम लोग सीधे लिख देंगे। इसको ऐसे लिखो या सीधे अब लिख दो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 16 अभी सॉल्व किया है, जहाँ पे डी स्क्वायर आ गया था और ये बचा साइन एक्स। तो साइन एक्स का रूल ही होता है कि भाई डी स्क्वायर अगर मिला है तो -1 स्क्वायर से आप उसको रिप्लेस कर दो। तो इस प्रकार से हमें जो मिल जा रहा है वैल्यू वो मिल जा रहा है माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स। आप देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस तरह से हमारा PI आ गया। CF प्लस PI आप करिए, आपको आंसर आता वो मिलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे आपके क्वेश्चंस कितने जल्दी जल्दी लग रहे हैं। और जब क्वेश्चंस जल्दी जल्दी लगते हैं तो आप इंजॉय करते हो उस चीज़ को। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं और देखते हैं कि 19 जो है वो क्या बयां कर रहा है दास्तां। तो 19 यहाँ पे 19 डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। तो ऑलमोस्ट हम आखिरी पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन केवल बचे हुए हैं। उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। 19 नंबर पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी स्क्वायर माइनस 1 वाई और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बच्चों की बात हो गई है, अगर नहीं है तो आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, आपके लिए ये बच्चों की बात हो ही जाएगी। तो हमें m स्क्वायर इजकल टू 1 हुआ प्लस माइनस 1 c1 ई पावर माइनस एक्स और c2 ई पावर एक्स आपको होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे CF आ गया। PI अगर आप देखोगे इसी चश्मे से तो डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। अगर आप याद करोगे तो ये केस भी अभी पिछले वीडियो जो कि आपको 2-3 घंटे पहले मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे, आप ज़रूर जाके देखो अगर नहीं देखा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने वहाँ पे सॉल्व करवाया है। इमेजिनरी पार्ट चूँकि वहाँ साइन था लेकिन यहाँ पे कॉस है, तो ये रियल पार्ट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/d स्क्वायर माइनस 1 लिख दो आप यहाँ पे, और बल्कि इसको लिख ही देते हैं। ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ई पावर आई एक्स और एक्स स्क्वायर को ये बताता है। तो ठीक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार जाके उसको ज़रूर देखिए। शायद क्वेश्चन नंबर 24 था पिछले वीडियो में, आप देखोगे तो आपसे तुरंत हो जाएगा। अगले लाइन में अगर आप देखोगे तो ये बाहर आएगा और यहाँ पे d प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जाइए और पिछला वीडियो मेरा देखिए, जहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 24 जो कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि वो कॉशी पे बेस्ड था अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो उसको सॉल्व किया गया है। ये तो और सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप देखिए उसी चश्मे से, देखिए आपसे हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग पहुंच जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप आके देखोगे तो 21 कहीं पे लिखा हुआ था। 21 क्वेश्चन नंबर
बिल्कुल 21 यहाँ पे लिखा हुआ है। 21 डबल टिक कर देते हैं। 21 में अगर देखोगे तो हमें जनरल सोल्यूशन पाना है, जबकि हमारा इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई है और एक्स क्यू ई पावर एक्स है। तो माइनस वाई तो समझ में आ रहा है, एक्स क्यू ई पावर एक्स जो है इस क्वेश्चन में एक्स क्यू ई पावर एक्स जो है इस क्वेश्चन में बड़ी गंभीरता ला देता है। अब किस तरह की गंभीरता है, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम देखें और हम भी गंभीर हो जाएं, क्योंकि अब शायद ये प्रश्न ख़त्म होने वाला है। 21 अगर आप आते हो तो हमें दिख रहा था एक्स स्क्वायर और वहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स कुछ ऐसा था, माइनस वाई था और एक्स क्यू ई पावर एक्स था। ये क्वेश्चन था। अगर आप इसको देखोगे तो ये कॉशी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे कॉशी को बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करके बताया गया है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे x की जगह ई पावर z रखेंगे और ये हमें z की वैल्यू log x के फॉर्म में दे देगा। अब x डी वाई डी एक्स जहाँ पे आपको दिख रहा है उसकी जगह पे हम लोग भागते हुए दौड़ते हुए आएंगे और डी वाई रख देंगे। डी आपका जो है डी वाई डी जेड की तरह दिखता हुआ नजर आएगा। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है जनाब उसको आप डी डी माइनस वन वाई कर दीजिए। ये सारी ज़रूरत की चीज़ें लेके ना हम लोग आ जाएंगे मेन क्वेश्चन में। तो मेरा क्वेश्चन जो बड़े शानदार तरीके से एक छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट होता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। और ये हो गया एक्स क्यू को अगर हम लिखेंगे तो 3z हो जाएगा ये, और ये ई पावर z हो जाएगा। करेक्ट। आप इसको सॉल्व करोगे अगर तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो रहा है, डी स्क्वायर माइनस वन वाई के फॉर्म में आ गया और यहाँ पे पावर 3z और ई पावर z है। तो अगर आपको याद होगा छठा केस जो हम लोग ने डिस्कस किया था, अगर नहीं याद है तो आप जाके जरूर देखिए मेरे पिछले वीडियोज़ को। वहाँ पे इन्हीं फंक्शन को मिसलेनियस टाइप का ये फंक्शन है, ये ई पावर एक्स टाइप का फंक्शन नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था। सी अब तो आप कर ही लोगे। एम स्क्वायर माइनस वन जीरो होता है तो एम इक्वल टू प्लस माइनस वन होता है। तो आप यहाँ पे अपना c1 ई पावर माइनस जेड और c2 ई पावर प्लस जेड लिख लेना, क्योंकि सब कुछ जेड में हो गया है, एक्स तो गायब हो गया है और बाद में जेड को आप क्या करना, आप धीरे से गायब कर देना और यहाँ पे एक्स को ला देना। तो ये तो सी एफ की रही बात। पी आई जो मैं कहना चाहता था वो ये है कि डी स्क्वायर माइनस वन है और ई पावर 3z है और ई पावर जेड है। तो आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन से इसको करोगे तो डी माइनस वन और डी प्लस वन तो आएगा। और साथ ही साथ अगर इसके आप उन बिंदुओं पे बात करोगे कि जिससे कि ए और बी की वैल्यू आ जाए पार्शियल फ्रैक्शन से अगर आप करते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे 1/2 कहीं पे आता हुआ दिखेगा और कहीं पे आपको -1/2 दिखेगा। तो ये चीज़ें हम लोग कर लेते हैं और ए पावर 3z और ई पावर z आपको होता हुआ दिख रहा है। इस तरह का भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अब इसमें हम लोग 1/1 अगर देखें तो हमें, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें तो हमें ज़रूरत है ये साहब जब इसके पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इन साहब को थोड़ा सा फ्री कर देते हैं जिससे कि ये अपना मूवमेंट दिखाएं और जाके थोड़ा सा ई पावर जेड के साथ थोड़ा सा गुफ्तगू करें। तो इसके लिए हमारे पास z और ये ई पावर माइनस जेड ई पावर 3z और ये सब ई पावर जेड डी जेड तो ऐसे रहेंगे ही हंसते खेलते। तो ई पावर जेड को ऐसे ही बाहर छोड़ते हैं, अंदर हम लोग देखेंगे तो 2z हो जा रहा है, ई पावर जेड हो जा रहा है, डी जेड हो जा रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आप देखोगे तो ई पावर जेड को आप टी ले लीजिए, अगर जहाँ टी लेंगे तो ई पावर जेड डी जेड जो हो जाएगा वो ई पावर टी कहाँ होता है भाई, टी का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, डी टी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप जाओगे तो आप देखोगे चीज़ें बड़ी आसान दिखेगी। इसको दो पार्ट में आप स्प्लिट कर लो, एक ई पावर जेड डी जेड जो हो जाएगा आपको डी टी दे देगा जैसा कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, और एक ई पावर जेड जो बचेगा वो टी रहेगा और दूसरा ये साहब जो है वो तो टी माना था, ई पावर टी मान लिया। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, आप पायलट से सॉल्व कर लो या आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लो। जहाँ करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी किसकी, वो आ जाएगी फर्स्ट टर्म की। इस तरह से सेकंड टर्म को इसकी जगह पे सेकंड टर्म को रखिए और फिर से इस तरह से ही सॉल्व कीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से। और सब करने के बाद 1 में इसको और इसको यहाँ पे आप प्रतिस्थापित कर दीजिएगा, आप रख दीजिएगा। जहाँ आप इस सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे देखोगे आपको पी मिल जाएगा और फाइनली आप सी प्लस पी कर दीजिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम लोग ने सारे वैल्यूज को जेड में कन्वर्ट कर दिया था, जबकि क्वेश्चन मेरा जो था वो एक्स के टर्म में था। तो जेड को वापस हम लोग इन दोनों रिलेशन की मदद से एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से हम लोग, और बाकी जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो इस पूरे पीडीएफ में, अगर हम बात करते हैं, मेरे को पीडीएफ तक पहुंचाने दो मेरे भाई, क्योंकि अब तक हज़ारों किलोमीटर की दूरी हम लोग ने तय कर लिया है। अगर आप देखोगे इस पीडीएफ में तो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन नंबर 25 तक के जो क्वेश्चन है, करीब 43-44 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरीके के थे। ये सबसे टफ क्वेश्चन थे, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगभग एक ही तरह क्वेश्चन थे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्रभु।